लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ हिंदू लॉ, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिंदू और हु कैन बी कॉल्ड एज हिंदू. Hey everybody, welcome back to my channel and in this particular lecture we are going to deal with the sources of Hindu law. तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. तो चलिए क्विकली देख लेते हैं. सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब बहुत चीज़ें हो सकती है. जैसे सोर्सेज ऑफ लॉ एक अथॉरिटी भी हो सकती है जो रूल्स ऑफ कंडक्ट को इशू करती हो और ऐसे कंडक्ट इशू करती हो जो कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है. और सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब मेकर ऑफ लॉ भी हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सोशल कंडीशन जो कि उस लॉ को बनने में इंस्पायर किए हों उनको हम सोर्सेज ऑफ लॉ कह सकते हैं. सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ दो टाइप्स के होते हैं. एक प्राइमरी सोर्स होता है जिसको हम एंशिएंट सोर्स भी कहते हैं. इसमें आते हैं श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड लास्ट कस्टम एंड यूसेज. और वही सेकेंडरी सोर्सेज होता है जिसे हम मॉडर्न सोर्स भी कह सकते हैं. और इसमें आते हैं प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशंस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस. हमारा पहला सोर्स है श्रुति. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बचपन में आपने अपनी हिंदी की क्लासेस में श्रुत लेख तो लिखे ही होंगे. तो श्रुत लेख का मतलब होता था सुनकर लिखना. तो यहाँ श्रुत का मतलब हुआ सुनना. तो श्रुति शब्द जो है वो डिराइव किया गया है श्रु वर्ड से जिसका मतलब ही होता है सुनना या टू हियर, जो कि सिग्निफाई करता है व्हाट इज़ हर्ड, क्या सुना गया. और श्रुति को हम क्या कंसिडर करते हैं एज अ प्राइमरी और पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. ओके. और ये एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास, 6 वेदांग एंड 18 उपनिषद. और आपने पढ़ा ही है कि 4 वेदास क्या होते हैं. सबसे पुराना ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, देन सामवेदा एंड देन अथर्ववेदा. जो ऋग्वेद होता है वो डील करता है प्रेयर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नेचर से. क्योंकि पहले नेचर की प्रेयर होती थी, सोर्सेज की प्रेयर होती थी, जैसे वाटर की, लैंड की, ट्री की. तो ऋग्वेदा इनसे डील करता है. यजुर्वेदा डील करता है रिचुअल से. सामवेदा प्रेयर इन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. एंड देन अथर्ववेदा मैजिक से, जादू से, मैजिक से, टोने से एंड इंक्रिमिनेशन से. और श्रुति डील करता है कुछ धार्मिक रीति रिवाज से जिनका मतलब ही होता है कि परम ज्ञान को पाना और मोक्ष प्राप्त करना. तो हमारा इसी सीरीज़ में नेक्स्ट है हमारा एंशिएंट सोर्स में स्मृति. देखिए स्मृति का मतलब होता है व्हाट हैज़ बीन रिमेंबर्ड, जो हमें याद है. और ये किस पे बेस्ड होता था मेमोरी ऑफ सेजेस. पहले हमारे सेंट हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे. तो उन्हें जो याद था वो उससे वो बाहर लाते हैं, वो उसे डिटेक्ट करते हैं, उसे बताते हैं और उसे लिखते हैं. तो ये सब हमारे सोर्सेज हैं. और जो स्मृति वर्ड है वो डिराइव किया गया है स्मृति से जिसका मतलब ही होता है टू रिमेंबर. देखिए स्मृति को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं. पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी. प्राइमरी में हमारा धर्मसूत्र है मतलब प्रोज, और सेकेंडरी में है धर्मशास्त्र मतलब पोएट्री. धर्मसूत्र में जो भी थॉट्स होते थे, विचार होते थे, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होते थे. लेकिन वही धर्मशास्त्र में ये सब जो थॉट्स होते थे, नोशंस होते थे, विचार होते थे, वो एक लय में होते थे. इसलिए हम इनको पोएट्री भी कहते हैं. और स्मृति डील करता है रूल ऑफ मोरालिटी से, रिलीजन से. हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मृति नोन नहीं है हमें. लेकिन कुछ अथॉन्टिक स्मृति हैं जैसे हम जिनके बारे में जानते हैं वो है मनुस्मृति, वशिष्ठ, बृहस्पति और व्यास. देखिए जो मनुस्मृति है ये सबसे ओल्डेस्ट स्मृति हुई थी. लेकिन इसको बाद में भी आगे की जनरेशन ने सप्लीमेंट किया था. क्यों? क्योंकि राइटिंग तो पहले थी नहीं, मतलब पहले लिखा तो जाता नहीं था. तो वो ट्रांसमिट होते थे
बोल के, मतलब ओरली वो ट्रांसमिट किए जाते थे। और मनुस्मृति में ब्राह्मण्स को एमिनियंट पोजीशन, मतलब ऊंची पोजीशन दी गई थी, और जबकि विमेंस को और शूद्रास को नीची पोजीशन दी गई थी। इसका मतलब कि विमेंस को, औरतों को और शूद्र को या उनकी जो कंडीशन थी, पोजीशन थी, वो अच्छी नहीं थी। देखिए, मनुस्मृति हमने देख लिया। फिर इसके बाद था याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के बाद आता है और इसको लिखा जाता है बिटवीन द पीरियड ऑफ बुद्ध और विक्रमादित्य। इन लोग के पीरियड के बीच में लिखा जाता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति को एक ढंग से, मतलब अरेंज किया जाता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाता है। और मनुस्मृति की कंपेयर में हम देखें तो ये मोर कंसाइज है और लिबरल है, और इसमें विमेंस को कुछ राइट्स दिए गए थे, जैसे राइट टू इनहेरिट और प्रॉपर्टी होल्ड करने की राइट। और इसमें जो शूद्र की स्टेटस थी उसको भी थोड़ा बेटर कंडीशन में बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो सोर्स है वो है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। देखिए, कमेंट्रीज वर्ड तो आप सुनते ही होंगे। जब आप क्रिकेट मैच जब भी देखते हैं तो उसमें कमेंट्री की जाती है। कमेंट्री मतलब होता क्या है, जो मैच वहाँ चल रहा है उसको, वो लाइव चल रहा है, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको बताना। इसी तरीके से कमेंट्री का मतलब इसमें है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्मृति बाय द स्कॉलर। ओके। और कमेंट्रीज और डाइजेस्ट जो थे वो मॉडिफाइड थे और मिक्स फॉर्म थे, किसके, स्मृति के और श्रुति के। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट कंपोज फ्रॉम 700 AD टू 1700 AD। नाउ आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि AD का मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, किसी पर्टिकुलर स्मृति को लिखना कमेंट्री कहलाता है, जबकि डिफरेंट स्मृतियों पर लिखना डाइजेस्ट कहलाता है। देखिए, हिंदू लॉ में 2 टाइप्स के स्कूल हैं। पहला दया भागा एंड सेकेंड है मिताक्षरा। तो दया भागा वो स्कूल है हिंदू लॉ का जिसमें ये कहा गया है कि जो चिल्ड्रंस को राइट टू प्रॉपर्टी है वो केवल उनके फादर्स के बाद ही मिल सकती है, यानी उनके फादर की डेथ के बाद ही उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उनका राइट हो सकता है। जबकि मिताक्षरा स्कूल ये कहता है कि किसी चाइल्ड के बर्थ के जस्ट बाद ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अपना राइट जमा सकता है, अपना हक जमा सकता है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं मिताक्षरा के बारे में और दया भागा के बारे में। मिताक्षरा का मतलब होता है अ ब्रीफ कंपेंडियम, मतलब सारांश, ठीक है। और मिताक्षरा क्या है, एक कमेंट्री है। मिताक्षरा एक कमेंट्री है बाई विजयनाश्वरा ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसे कब लिखा गया था, लेटर हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी। और जबकि दया भाग क्या है, दया भाग लिखा गया था, इसे लिखा था जीमुता वाहना ने, और लेटर हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में। देखिए, हमने देखा कि मिताक्षरा जो है वो एक कमेंट्री है जिससे लिखा, याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक कमेंट्री है। जबकि दया भागा क्या है, दया भागा किसी स्पेसिफिक स्मृति या श्रुति पे कमेंट्री नहीं है, बल्कि वो एक डाइजेस्ट है ऑफ ऑल द कोर्स। हमने देखा कि था कि कमेंट्री जो होती है वो किसी पर्टिकुलर स्मृति पे लिखी जाती है, और जो डाइजेस्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर स्मृति पे नहीं, बल्कि वो डिफरेंट स्मृतियों पर लिखा जाता है। देखिए, इसमें हम कुछ डिफरेंस भी कर सकते हैं। ये मिताक्षरा में जो चाइल्ड का सन का राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से वो बाय बर्थ है, लेकिन वहीं दया भागा में जो सन है वो तभी अपनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट उसका होगा उसके फादर के बाद ही। और हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है एवरीवन इज़ इंटाइटल टू द प्रॉपर्टी एज अ यूनिट। इसमें शेयर्स अलाउड नहीं है, शेयर्स डिफाइन नहीं है, और जबकि दया भागा में सारे लोग के शेयर्स को डिफाइन किया गया है। मिताक्षरा में कोई भी पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को। जबकि दया भागा में जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो जॉइंट, मतलब जिसमें प्रॉपर्टी शेयर की जाती हो, और एक सेपरेट प्रॉपर्टी।
ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कस्टम एंड यूसेज। कस्टम का मतलब होता है रिवाज और यूसेज का मतलब होता है प्रयोग। कस्टम एक एक्टिविटी है या फिर बिहेव करने का एक तरीका है या फिर एक इवेंट है विच इज़ यूजुअल और ट्रेडिशनल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। और कस्टम के 3 मेन टाइप हैं। पहला है लोकल, सेकंड इज़ फैमिली एंड थर्ड इज़ क्लास या फिर कम्युनिटी। अब देखिए वैलिड कस्टम के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इट शुड बी एंशिएंट, वो एंशिएंट होना चाहिए। कस्टम शुड बी कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है इट शुड बी सर्टेन होना चाहिए। फोर्थ है कस्टम शुड बी रिजनेबल होना चाहिए एंड फिफ्थ है कस्टम मोरल होना चाहिए। और लास्ट हमारा है इट शुड बी इन द फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी लॉ। ओके, अब हम सेकेंडरी सोर्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम मॉडर्न सोर्स भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला आता है प्रेसिडेंट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। और प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि किसी जो पुराने जजमेंट्स हैं उन पे बनाए गए लॉ। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुए थे जब ब्रिटिश रूल हमारा था, तो कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी, तब हमारे प्रेसिडेंट्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए थे। अब हमारा सेकेंड है लेजिस्लेशन। हम लेजिस्लेशन का मतलब जानते ही हैं क्या होता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान, और ये जो सोर्स है ये ओरिजिनेट हुआ था इंग्लिश स्टेट के बाद हुआ था। ओके, मतलब इंग्लिश स्टेट के बाद इस्टेब्लिश हुआ था जब इंग्लिश रूलर जब सेवरल लॉज बनाना शुरू किए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉज वर इनेक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द स्टेट टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस दे वर अमेंडेड टू। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस भी दी गई है। तो जो लॉ बनाए जाते हैं वो स्टेट के अकॉर्डेंस में होने चाहिए और टाइम के और सर्कमस्टेंसेस के, और उनको हम अमेंड भी कर सकते हैं। अब लेजिस्लेशन क्या होता है। लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का एक्ट होता है विच हैव बिन प्लेइंग अ प्रोफाउंड रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिंदू लॉ। देखिए हमें पता है कि हिंदू लॉ हमने देखा था कि 4 एक्ट्स में डिवाइडेड है, जो पार्लियामेंट ने उन्हें 4 एक्ट में डिवाइड कर दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब तो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट के। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो थे हिंदू लॉ के उनको कोडिफाई किया गया था। ये हम जानते हैं कि हिंदू लॉ कोडिफाइड लॉ है। ओके, और फिर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी कंस्टिट्यूट न्यू लॉ। ये हम जानते हैं कि बहुत सारे अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है उस अकॉर्डिंग लॉ जो होता है उसे पार्लियामेंट ऐड करती जाती है। और इसी में हमारा जो लास्ट सोर्स है वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। इक्विटी का मतलब ही होता है फेयरनेस, और ट्रू जस्टिस कैन ओनली बी डिलीवर्ड थ्रू इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। ओके, देखिए कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि कोर्ट के सामने आते हैं उनको सेटल करने के लिए कोर्ट्स के पास कोई अवेलेबल सोर्स नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है। तो होता है ऐसे केसेस भी आ सकते हैं और जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। चूँकि ये रेयर है और कोर्ट्स के पास कोई भी लॉ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो कोर्ट इस डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है। तो कोर्ट क्या करेगी सेटल करने के लिए। कोर्ट इस केस को सेटल करने के लिए जो बेसिक रूल वैल्यू होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं फेयर प्ले के उन पे रिलाई करेगी। ये हमारे थे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब इसी के साथ हम आगे के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।